मूवी में एक बेहद अमीर आदमी की वाइफ उसकी जायदाद अपनाने के लिए अपने हस्बैंड को मार देती है, लेकिन मरकर भी उसका हस्बैंड रिवेंज लेने के लिए वापस आता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें विक्टर हैरिस नाम के एक बेहद अमीर आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड को लाया होता है जिसका नाम मेलेनी होता है। विक्टर को उसकी जायदाद उसके पूर्वजों से मिली होती है, जिसके बारे में वो मेलेनी को बता के अपनी काफी बढ़ाई करता है। मेलेनी विक्टर से बेहद इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद मेलेनी विक्टर को उसके साथ कुछ भी करने का इशारा करने लगती है। अब विक्टर मेलेनी को उसकी आंखों पर पट्टी बांध के उसे एक सरप्राइज रूम में ले जाता है। मेलेनी जब अपनी आंखों से पट्टी हटा के देखती है तो ये जो कमरा होता है वो टॉर्चर करने वाले सामानों से भरा होता है। विक्टर बताता है कि मेरे दादाजी को दर्द पहुंचाने वाले हथियारों को कलेक्ट करना अच्छा लगता था। उन्हें अपने आप को दर्द से तड़पाने का नशा सा हो गया था, मगर एक दिन हार्ट अटैक के कारण मेरे दादाजी की मौत हो गई। मेलेनी इस बात के लिए विक्टर से सॉरी बोलती है। मेलेनी यहाँ पर विक्टर से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है कि वो विक्टर से कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पर लेट जाऊँ, जिसके रिप्लाई में विक्टर कहता है कि तुम कितनी समझदार हो, यही तो मुझे पसंद है। अब मेलेनी उसी रैक पर लेट जाती है। विक्टर सारे जंजीरों को मेलेनी के हाथ और पैरों से बांध देता है। वो मेलेनी के साथ में हल्का सा रोमांस करते हुए उसे टॉर्चर करने वाले रैक की खूबियां बताता है, जिससे मेलेनी डरने के बजाय और भी प्लेजर महसूस करती है। विक्टर जब उस रैक के लीवर को बढ़ाता है तो मेलेनी को धीमा सा दर्द होता है। विक्टर इसके बाद लीवर को थोड़ा और बढ़ाता है, जिससे मेलेनी का दर्द थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, मगर विक्टर उसे ये दर्द सहन करने को कहता है और साथ में जबरदस्ती ये भी कहलवाता है कि तुम ये कहो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। और इतने में ही बाहर विक्टर की वाइफ आ जाती है, जिससे अचानक से लीवर ज्यादा खिंच जाने के कारण मेलेनी की टांग की हड्डी टूट जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्टर के वकील के ऑफिस में दिखाया जाता है, जिसमें वो मिल के मेलेनी से समझौता करवाते हैं कि पिछले दिन जो हुआ वो एक हादसा था, जिसके बदले में मेलेनी को $10,000 कीमत के तौर पर मिल जाएगा। मेलेनी वैसे तो विक्टर के ऊपर केस करना चाहती है, मगर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं और विक्टर एक बहुत रईस आदमी होता है और उसके खिलाफ केस लड़ पाना ये काफी कठिन होता है। इसीलिए मेलेनी समझौते पर साइन कर देती है और पैसे लेकर चली जाती है। विक्टर के वकील का नाम रोमन होता है, जो कि उसके बचपन का फ्रेंड होता है। विक्टर के सारे ऑफिशियल काम की देखरेख रोमन ही करता है। विक्टर जब घर वापस जाता है तो उसकी वाइफ, जिसका नाम एलिजाबेथ होता है, वो गुस्से में बैठी होती है, मगर विक्टर ने जो किया होता है वो उसके लिए कोई नई बात नहीं होती है, इसीलिए वो इस बात के लिए ज्यादा कुछ सफाई नहीं देता है। विक्टर को अपनी वाइफ से प्यार होता है और उसके साथ में जो प्यार करने का तरीका होता है ये बेहद डिफरेंट होता है। आज विक्टर की बर्थडे पार्टी होती है। वो अपने मेहमानों के साथ में जुआ खेलता है और साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक भी करता है। अपने बर्थडे पार्टी में ही जब वो जुए में कई बार ढेर सारे पैसे हार जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है, जिससे वो अपनी वाइफ के साथ में बदतमीजी कर देता है। एलिजाबेथ उससे गुस्सा होकर अब यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर एलिजाबेथ का विक्टर के वकील यानी कि रोमन के साथ में उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। ये बात मगर विक्टर हैरिस को नहीं पता होती है कि उसकी वाइफ उसके पीठ पीछे रोमन के साथ में मजे करती है। एलिजाबेथ जब अपने रूम में वापस आती है तो वहाँ पर रोमन होता है और इसके बाद दोनों लोग रोमांस करने लगते हैं। उन दोनों के रोमांस करते वक्त तभी विक्टर दरवाजे पर आ जाता है। एलिजाबेथ रोमन को अलमारी में छिपा देती है। विक्टर यहाँ काफी नशे की हालत में होता है और जैसे ही वो बेड पर जाता है तुरंत सो जाता है। इसी का मौका देखकर रोमन जल्दी से निकल जाता है। एलिजाबेथ विक्टर से परेशान हो चुकी होती है क्योंकि विक्टर हमेशा फालतू के काम किया करता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए एलिजाबेथ और रोमन विक्टर को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसके मरने के बाद में ये सारी प्रॉपर्टी एलिजाबेथ की हो जाएगी। नेक्स्ट डे रोमन फ्रीड नाम के एक बंदे के पास जाकर एक बेहद ही हार्ड ड्रग मांगता है। फ्रीड कई सारे किस्म के ड्रग्स को सप्लाई करने का काम करता है, जिसके बाद में वो TTX नाम का एक तीव्र ड्रग रोमन को दे देता है। ये ड्रग जिसको नशे के लिए सिर्फ 1 या फिर 2 बूंद लेना ही काफी है और अगर ये ज्यादा ओवरडोज किया जाए तो इंसान की तुरंत मौत हो जाएगी। लेकिन इस दौरान शरीर तो काम करना बंद कर देगा, मगर उसका माइंड कुछ % तक काम करता रहेगा। रोमन इस ड्रग को लेके सीधा विक्टर के घर जाता है। रोमन ने साथ में विक्टर के खाने के लिए चाउमीन भी लिया होता है। वो एलिजाबेथ को ये ड्रग दिखाता है
जिसके बाद में वो इस ड्रग को पूरा विक्टर के खाने में मिला देता है। अब रोमन इसे जाके विक्टर को खाने के लिए देता है। विक्टर जैसे ही कुछ ही स्टेप इस चाउमीन को खाता है वैसे ही उसे थोड़ा बहुत अजीब लगने लगता है और अचानक से नीचे जमीन पर गिर के वो मर जाता है। उसके मरते ही वहाँ पर इसकी जांच के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं। रोमन विक्टर के बचपन का फ्रेंड होता है, इसीलिए वो उसे मारने के बाद में दुखी होता है। विक्टर की लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाने वाली होती है, लेकिन विक्टर ने अपने वसीयत में लिखवाया था कि मेरे मरने के बाद मेरा पूरा शरीर दफन किया जाना चाहिए, कोई भी मेरे शरीर के हिस्से या फिर टुकड़े नहीं करेगा, और इसीलिए रोमन किसी को भी कानूनन विक्टर की बॉडी को नहीं ले जाने देता है। अगले दिन अब विक्टर का फ्यूनरल होता है, तो उसी दिन मेलेनी भी उसके फ्यूनरल पर आती है। मेलेनी विक्टर के मरने पर खुश होती है और उसके मुंह पर थूक कर चली जाती है। थोड़ी देर में एक आदमी कोर्ट से विक्टर के पोस्टमार्टम के लिए इजाजत मांग के आया होता है और ये जाके वो रोमन को दिखाता है। वे सभी अब विक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए लेके चले जाते हैं। विक्टर की बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में ये सभी लोग बस ऑटोप्सी चालू करने वाले होते ही हैं कि तभी उस डॉक्टर के घर से फोन आ जाता है, जिससे डॉक्टर को अब जाना पड़ता है। रोमन फिर से फ्रीड से जाके मिलता है। वो फ्रीड से बताता है कि डॉक्टर्स विक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, जहां फ्रीड ये कहता है कि हो सकता है कि अभी विक्टर जिंदा हो। मैंने तुमको पहले ही चेतावनी दी थी कि ये जो ड्रग है वो किसी को मारता नहीं है, बस लंबे समय के लिए बेहोश कर देता है, और सभी लोगों की जांच बस यही लगेगा कि वो मर चुका है। अब इसके बाद फिर से हमें पोस्टमार्टम वाली जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट एक लाश को अपनी स्टडी के लिए ऑटोप्सी करके उसकी जांच करने वाले होते हैं। उन लोगों को एक बॉडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिली होती है, मगर इस बॉडी की हालत बेहद खराब होती है, जिसके बाद में वो सभी इस बॉडी के टैग को विक्टर की बॉडी के टैग से बदल देते हैं, और इसके बाद में अब वो लोग विक्टर की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं। वो दोनों ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जेसिका नाम के एक स्टूडेंट को इम्प्रेस करना होता है। तीनों लोग विक्टर की बॉडी के साथ में ऑटोप्सी चालू कर देते हैं। जेसिका उसके पेट में चीरा मारती है, जिसके बाद में एक स्टूडेंट उसके पेट में हाथ डाल के उसकी आंतें बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान विक्टर की आंख खुल जाती है। जेसिका वैसे तो हैरान होती है। वो अपने मेट से कहती है कि तुमने उसकी आंखें बंद नहीं की थी क्या? वो फिर से उसकी आंखें बंद करते हैं। थोड़ी देर बाद में उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं। जेसिका एक धारदार मशीन की मदद से एक दूसरा कट मारने जा रही होती है, और उसी दौरान विक्टर का अब हाथ भी हिलता है, जिससे विक्टर की उंगलियां उसी ब्लेड में लग जाती हैं और कटकर अलग हो जाती हैं। सभी लोग अब बेहद हैरान होते हैं कि विक्टर अभी तक जिंदा कैसे है। अब जल्दी से वे लोग विक्टर के पेट को वापस से सील देते हैं। सभी लोग बेहद डरे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि विक्टर जिंदा है और उसने हमें देख भी लिया है, हम लोग इसके लिए जेल भी जा सकते हैं। इसलिए वो सभी लोग विक्टर की बॉडी को दफनाने का प्लान बनाते हैं। वो सभी लोग विक्टर की बॉडी को बाहर ले जाके एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसकी बॉडी को दफनाने वाले होते हैं कि तभी विक्टर फिर से जिंदा होकर बाहर निकल जाता है और सबसे पहले जेसिका को और इसके बाद में बचे दोनों लोगों को खतरनाक तरीके से मार देता है। अगले दिन विक्टर सीधा सबसे पहले मेलेनी के पास में जाता है। वो उसको उसी के घर में बेड से बांध देता है और इसके बाद में मेलेनी के साथ में गलत हरकतें करना चालू कर देता है। मेलेनी भी काफी हैरान होती है कि एक दिन पहले वो उसके फ्यूनरल पर गई थी, तो विक्टर जिंदा कैसे हो गया। विक्टर मेलेनी के घर से अपनी वाइफ के पास में फोन करता है, लेकिन फोन रोमन उठाता है। इस साइड में मेलेनी अपने आप को छुड़ा लेती है और भागने की कोशिश करती है, मगर विक्टर उसे उसी की स्टिक से सर पर मार के उसे मार डालता है। मेलेनी के मरने की आवाज फोन के थ्रू रोमन सुन लेता है और वो जान जाता है कि विक्टर सच में जिंदा ही है, मगर रोमन ये बात एलिजाबेथ से नहीं बताता है। जिसके बाद में एलिजाबेथ रोमन से फोन लेके अपने कमरे में चली जाती है और दोबारा उसी नंबर पर जब कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि ये नंबर तो मेलेनी का है। अब रोमन एलिजाबेथ को पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि विक्टर अभी जिंदा है और उसी ने मेलेनी को मार दिया है। थोड़ी देर बाद में रोमन को कुछ आहट सी महसूस होती है, जिससे वो बाहर चेक करने के लिए जाता है और इस साइड में घर के अंदर एलिजाबेथ को भी कुछ महसूस होता है। वो एक गन लेके डरते हुए नीचे देखने के लिए जाती है कि आखिरकार वहाँ कौन है, और विक्टर यहाँ पर एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। दूसरी साइड में रोमन जब वापस घर के अंदर आ जाता है
तो उसे जमीन पर गन पड़ी हुई दिखती है। वो गन उठा के उसी टॉर्चर वाले रूम में जाता है। तो यहाँ पर एलिजाबेथ को विक्टर ने बांध रखा होता है। विक्टर रोमन से कहता है कि अगर तुम इसे मरने से बचाना चाहते हो तो यहाँ पर आके तुम इस रेक पर लेट जाओ। रोमन आके उस रेक पर लेट जाता है और अपने पैरों को भी बांध लेता है और हाथों को वो एलिजाबेथ से बंधवाता है। अब जबरदस्ती करते हुए विक्टर एलिजाबेथ को उस रेक के लीवर को खींचने के लिए कहता है। रेक के लीवर को खींचने पर रोमन का दर्द चालू हो जाता है और जब लीवर को काफी ज्यादा खींच लिया जाता है तो आखिरकार रोमन के हाथ पैर उखड़ जाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद में एलिजाबेथ एक जोरदार वार विक्टर के पेट पर करती है, जिससे विक्टर के पेट के जो टांके होते हैं वो खुल जाते हैं और उसकी आंतें जमीन पर गिर जाती हैं। अब एलिजाबेथ एक हैचेट की मदद से विक्टर के सर पर मारकर उसे मार देती है। अंत में सिर्फ एलिजाबेथ बचती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी 2006 की एक थ्रिल सस्पेंस मूवी जिसका नाम है लिविंग डेथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए